नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायी सलाहकार। आज हम लोग बात करेंगे हवाला कारोबार के बारे में। हवाला कारोबार क्या है, हवाला कारोबार का इतिहास क्या है, कहां से कब से हवाला कारोबार शुरू हुआ और ये जो लेन देन है गुप्त तरीके से क्यों किया जाता है और कितना बड़ा है हवाला का व्यापार और हवाला कारोबार के फलने फूलने के क्या कारण है और इस पर कैसे लगे लगाम। दोस्तों, यूं तो इंडिया में बहुत से कानून हैं जहां पर फेमा लॉ है, वो प्रोहिबिट करता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंटर करने से, सिवाय आपको आरबीआई के प्रायर या स्पेशल परमिशन से या जो एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, वहीं पर आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इनकम टैक्स के बहुत से हार्ड प्रोविजन है, बेनामी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए भी लॉ है। लेकिन फिर भी यह जो हवाला कारोबार है जो दिन पर दिन फलते फूलते बढ़ते जा रहा है, तो क्या कारण है इसके? आइए सबसे पहले समझते हैं हवाला कारोबार होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप हवाला का मतलब होता है कि एक का हवाला देते हुए दूसरे तक ट्रांसफर कर देना। मतलब कहने का मतलब कि एक के बजाय एक के कंसिडरेशन में दूसरे जगह आपको पैसे का ट्रांसफर कर देना। यहाँ पर बहुत पूरी दुनिया में ये जो हवाला का कारोबार है, यहाँ पर ये गैर कानूनी रूप से पैसे का ट्रांसफर के रूप में हम लोग जानते हैं कि हवाला गैर कानूनी तरीके से पैसे का ट्रांसफर करना हवाला है। और ये है जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आप बिना पैसे का फिजिकल मूवमेंट किए हुए ही, ठीक है, आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ना बैंक की जरूरत है, ना करेंसी एक्सचेंज की, ना कोई फॉर्म भरना पड़ता है, ना फीस देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जरूरत किसकी है? तो 1 रुपया भेजने वाला, 1 रुपया रिसीव करने वाला और 2 बिचौलियों का और 1 पासवर्ड का। दोस्तों, यह हवाला कारोबार जो है पारंपरिक जो बैंकिंग सिस्टम से आने में बहुत पहले से ये है और हम अपने इस्तेमाल करने में आसानी और संलिग्ध लोगों को मिलने वाले जो फायदे हैं, इसके वजह से ये सदियों से चला आ रहा है। इसके जरिए दुनिया भर में लाखों डॉलर इधर से उधर किए जा रहे हैं, यह जाने बगैर कि राशि कितनी है, इसे कौन नियंत्रित कर रहा है और कौन पार्टी कौन है। दोस्तों, इसमें सबसे अहम भूमिका जो है एजेंट या बिचौलियों का होता है, और इसे मध्यस्थ भी कहते हैं आप, क्योंकि ये बिचौलिए शायद ही कभी किसी लेन देन का रिकॉर्ड छोड़ते हैं। तो ये वो है जो हवाला के जरिए रुपयों को कहां से निकालकर कहां पहुंचा देते हैं, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई इसके पीछे बहुत कम रिकॉर्ड या रिकॉर्ड छोड़ते ही नहीं है। और संभावित जो मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थ की तस्करी, आतंकवादी संगठन को फाइनेंस करने हैं, तो ये सब जो है इसके जरिए होता है। कुछ लोगों का मानना है कि हालांकि हवाला खुद इन गतिविधियों में नहीं है, लेकिन यह गलत उद्देश्य को प्राप्ति के इस्तेमाल के लिए एक साधन के रूप में हो सकता है। वास्तव में फारस की खाड़ी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ है और इसे पारंपरिक और अनौपचारिक तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी भी अन्य बैंकिंग सिस्टम के समानांतर चलता है और बिचौलियों की अहमियत और भरोसे पर यह पूरा बिजनेस आधारित है। जैसे सपोज मान लीजिए एक न्यूयॉर्क में बैठा हुआ व्यक्ति बिना कोई बैंक खाता खोले हुए इस्लामाबाद, भारत, दिल्ली या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसको स्थानीय बिचौलिया जो है उससे संपर्क करके उसे डॉलर में राशि और पासवर्ड देनी होती है, जिसमें पैसे भेजने वाला, उसे प्राप्त करने वाला दोनों सहमत होते हैं। यानी यह पासवर्ड अब उन दोनों के अलावा बिचौलियों को पता होता है। अब स्थानीय बिचौलिया पाकिस्तान की राजधानी में वहां के बिचौलिए से संपर्क बनाता है और उसे वह राशि और पासवर्ड बताता है। ये दूसरा बिचौलिया उतनी ही राशि का पाकिस्तानी रुपया उस व्यक्ति को देता है, जिसे पैसे डिलीवर किए जाते हैं। वो यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे, वो उसका पासवर्ड पूछता है। यह पूरी प्रक्रिया महज कुछ घंटों में पूरी हो जाती है और बिचौलिया एक छोटी राशि बतौर कमीशन अपने पास रखता है।
दोस्तों आइए जानते हैं हवाला कारोबार का इतिहास क्या है, कब कहां कैसे शुरू हुआ हवाला कारोबार। ऐसे कुछ जगह जो इसकी शुरुआत को बताते हैं, वो कहते हैं इसको 8वीं शताब्दी में भारत में सिल्क रूट के तहत इसको जोड़ते हैं। सिल्क रूट जानते होंगे आप लोग, प्राचीन काल में व्यापार के लिए भारत का जो है सिल्क रूट जो है प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। और 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हुन राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार बढ़ा और पहले रेशम का कारोबार चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाते थे, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से संपर्क हुआ और धीरे धीरे यह मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत, आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया। गौरतलब है इस मार्ग पर रेशम का व्यापार केवल रेशम का व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि इससे जुड़े और भी सभी उत्पाद जो होते हैं, मसाले वगैरह जो ठीक है, उन सब का होता था। लेकिन सिल्क रूट पर अक्सर चोरी और लूट होती थी, इसलिए भारतीय, अरब और मुस्लिम व्यापारियों ने अपने मुनाफे की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। हवाला उनमें से एक तरीका था। हवाला का अर्थ है के एवज में या के बदले में। व्यापारी एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे, जो कोई वस्तु, शब्द या कोई इशारा होता था, और ठीक उसी तरह की पूरक वस्तु, शब्द या पासवर्ड उसे प्राप्त करने वाले को बताना होता था। इस तरह वह सुनिश्चित क्या करते थे कि पैसे या सामानों की लेन देन सही हाथों तक पहुंच जाए। यह व्यवस्था इतनी पुरानी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत का जो पहला बैंक जो था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी में कोलकाता में हुआ था। आज तकनीक के मामले में दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी आसानी से हवाला के काम को करना आसान हो। आज इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए आप पासवर्ड की जगह कोड भेजते हैं, लिहाजा बिचौलिया भी अपने व्यावसायिक गतिविधियों के समानांतर इसे भी बेहद आसानी से अंजाम देते हैं आजकल। दोस्तों ये आखिर यह कारोबार गुप्त तरीके से क्यों किया जाता है? तो चूंकि ये डिक्लेयर इनकम नहीं होता, घोषित पैसे नहीं होते हैं और पूरी तरह से वैध नहीं होते, तो इसमें टैक्स बचाने के लिए लोग अक्सर इसका माध्यम चुनते हैं। और वहीं जब वो बतौर रिमिटेंस या पैसे दूसरे देश भेजते हैं, तो ये सुनिश्चित क्या करते हैं कि बतौर कमीशन भी बिचौलियों को कम से कम पैसे रखें। तो कन्वीनियंट तरीका के रूप में इसको अपनाते हैं, टैक्स चोरी के लिए अपनाते हैं, कम कमीशन देना पड़े इसके लिए अपनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से दूसरे देश में स्थित अपने परिवार को पारंपरिक तरीके से पैसे भेजना चाहता है, इसके लिए उसे कई मांगों को पूरा करना पड़ता है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते होंगे कि आपको एक निश्चित राशि होनी चाहिए आपके बैंक में। आप खाता खोलें, इसके लिए आपके पास आपकी पहचान, वहां की आपकी कानूनी स्थिति और कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं। जैसे अन्य मनी ट्रांसफर, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आपको कमीशन भी ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो। चाहे मामला कोई भी हो, यूजर को कई नियंत्रणों से गुजरना पड़ता है ताकि वह मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों से बच सके। लेकिन हवाला में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। यह इतना अधिक प्रभावी है क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता तक पैसे अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच जाते हैं और बतौर कमीशन भी कम देना पड़ता है। बिचौलियों के लिए उसका नेटवर्क अच्छा होना जरूरी होता है। जितना अधिक उसके पास कांटेक्ट होता है, उतना ही उसका बिजनेस ज्यादा चलता है। लिहाजा आप बहुत कम चार्ज करके भी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। बिचौलियों को भरोसेमंद होने की भरपूर कोशिश करनी पड़ती है। वो जितना उसका भरोसा उस पर रहता है, लोग उतना ही उसको बिजनेस देते हैं। पहले सूदखोरी और ब्याज का प्रचलन कम था और बिचौलियों के लिए बहुत सारा पैसा बनाना मुश्किल था। यही कारण है कि पश्चिम देशों की तुलना में यह व्यवस्था मध्य पूर्व और एशिया में ज्यादा फैला, जहां बैंकिंग लेन देन पर सख्त निगरानी और नियंत्रण है। कुछ जगहों पर इन बिचौलियों पर लोग बैंक से ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि बिचौलियों का यह पारिवारिक और पुश्तैनी धंधा होता है, जिसे वे बैंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानते हैं। पहले के जमाने में हवाला और उससे जैसे ही
हुंडी बहुत बेहद लोकप्रिय अवधारणा थे, लेकिन आज की तारीख में उसकी समझ बदल गई है क्योंकि वे आधुनिक बैंकिंग से अलग काम करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कितना बड़ा है हवाला का व्यापार। तो पारंपरिक हवाला व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि पैसों की लेन देन कौन कर रहा है, यह सरकार या अंतरराष्ट्रीय संस्थान की पकड़ से इसमें बाहर होता है। यह तथ्य कि लेन देन के बहुत कम या बिल्कुल ही कोई रिकॉर्ड का ना होना इन पैसों की हेर फेर को पकड़ने में एक बाधा है। माना जाता है कि न्यूयॉर्क में 9/11 के हमले में आतंकवादियों का फाइनेंस भी इन्हीं गैर पारंपरिक तरीकों से किया गया था। न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सख्त नियमों के आने की वजह से कुछ हजार डॉलर की अंतरराष्ट्रीय लेन देन और भी जटिल हो गई है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका जो है मतलब हवाला को आतंकवादियों का फाइनेंस का एक संभव जरिया मानता आया है। वो कहता है कि हवाला और अन्य गैर पारंपरिक जो तरीके हैं को कुछ वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक भ्रष्टाचार से लेकर मानव अंगों की तस्करी जैसे कई आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा जाता रहा है। 2018 में संगठित अपराध के और करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक जांच में कहा गया कि दुबई में हवाला जैसे गैर पारंपरिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में लाखों विदेशी कामगार भारत, फिलीपींस जैसे देशों में अपने परिवार को पैसे भेजते रहे। इसमें से बताया गया कि रकम 240 करोड़ रुपए से भी अधिक है। फरवरी 2016 में अमेरिकी ड्रग्स इन्फोर्समेंट ऑफिस ने कोलंबिया और हिजबुल्लाह संगठन के बीच यूरोप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और नशीले पदार्थ की तस्करी का संबंध उजागर करते हुए बताया था कि लाखों यूरो और ड्रग्स का लेन देन की गई है। डी के दस्तावेज के मुताबिक लेबनान के रास्ते लाखों के ड्रग्स मध्य पूर्व पहुंचाई गई और इसके बदले में हवाला के जरिए यूरोप, कोलंबिया भेजे गए थे। पूर्वी अफ्रीका खासकर सोमालिया में हथियार के तस्कर हवाला का इस्तेमाल कर लाखों डॉलर इधर से उधर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक विकासशील देशों में रिमिटेंस के जरिए अपने परिवारों की मदद के लिए पैसे भेजने वाले प्रवासी कामगारों की संख्या में इजाफा हुआ। इवन कोविड-19 के महामारी के दौरान भी आधिकारिक तौर पर यह जो 2020 में लगभग 400 खरब रुपए थे, जो राशि 2019 के मुताबिक महज 1.6% उसमें सिर्फ गिरावट आई। 2019 में यह आंकड़ा 406.31 खरब रुपए था। हालांकि वर्ल्ड बैंक यह भी स्पष्ट करता है कि रिमिटेंस का वास्तविक आकार जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों जरियों से पहुंचा जाता है, आधिकारिक जो आंकड़े हैं उससे कहीं बड़ा है। अर्थव्यवस्था से संभावित वैश्विक सुधार के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक माध्यमों जैसे कि हवाला से निम्न और मध्य आय वाले देशों में को भेजे जाने वाले रिमिटेंस की राशि 2021 और 2022 में और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों आइए जानते हैं कि हवाला कारोबार के फलने फूलने के क्या कारण है, क्यों ये फल फूल रहा है। तो आज भी हमारा जो देश है उसमें 50% से जनता जो है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आवागमन के साधन और बिजली से महरूम है। और ऐसे में पैसे का लेन देन एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसानी से, पूरे विश्वास और सुरक्षा से, कम खर्च में हवाला के माध्यम से हो रहा है। इसमें पैसों की हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही एक्सचेंज की। सिर्फ जरूरत होती है सिर्फ 5 चीजों की: पैसा भेजने वाला, पैसा लेने वाला, और भेजने वाला एजेंट और लेने वाला एजेंट, और पासवर्ड की। खेल पासवर्ड का है, इसलिए पहचान बताने की कोई झंझट नहीं और ना किसी तरह के रिकॉर्ड रखने की। कैश का लेन देन कितनी भी मात्रा में किसी भी समय और कोई भी जगह से धड़ल्ले से किया जा सकता है, और वो भी नॉमिनल कमीशन से। सारा लेन देन जो है सभी प्रकार के कर दायरे से बाहर रहता है और व्यक्ति को अगर 30% सैलरी में माने तो 30% का आयकर, इनकम टैक्स और समानता 18% का जीएसटी, लगभग 50% के टैक्स का चोरी कर लेता है इसमें और एवं पैसे बचा लेता है। इसी तरह हवाला के माध्यम से लेन देन पर
कर व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं रखता और कई अन्य कानूनों के अंतर्गत कड़े अनुपालन करने से बच जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसमें कैसे लगाम कैसे लगे। हवाला कारोबार का सबसे गंदा हिस्सा ड्रग्स, आतंकवाद और अनैतिक गतिविधियों में पैसे का उपयोग होना है। इसीलिए उसमें संलिप्त व्यक्तियों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी कि हवाला का प्रयोग देश और समाज में गद्दारी में प्रयोग ना हो। लोगों में को ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा, साइबर सुरक्षा और सहूलियत के कई मापदंड तय हो ताकि ऑनलाइन लेन देन करने से व्यक्ति घबराए नहीं और बिना डरे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर सके। व्यापार करने से आसानी या सिर्फ प्रचार प्रसार का स्लोगन न रहकर जमीनी स्तर पर सरकार को लागू करना होगा। अनुपालनों को कम करते हुए सरकार को कोशिश करनी होगी कि जो काम ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है उसके लिए ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध हो, जिससे वह कार्य रुके नहीं और व्यक्ति के दूसरे विकल्पों का सहारा ना लेना पड़े। दैट इज जमीनी हकीकत भी है। टेक्नोलॉजी, बिजली और इंटरनेट की सुविधा को देश के कोने कोने में पहुंचाना लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए दूरसंचार और बिजली क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे वे अपना घाटा सहने की हिम्मत रख सके। देखिए, सबसे ज्यादा जो हवाला कारोबार है प्रॉपर्टी के एरिया में है, रियल एस्टेट में है। तो प्रॉपर्टी क्षेत्र में करों की भरमार है। जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, आयकर, सेस। तो इसमें क्षेत्र में हवाला कारोबार सबसे ज्यादा गुंजाइश बना रहता है। सही मायने 50% हवाला कारोबार सिर्फ प्रॉपर्टी लेन देन पर ही निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी रियल एस्टेट सेक्टर से हो रहा है। इसलिए जरूरत है कि इन सेक्टर में करारोपण के नियमों को तर्क संगत बनाते हुए करों को घटाया जाए ताकि व्यक्ति प्रॉपर्टी लेन देन में शामिल पूरे पैसे को रिकॉर्ड पर लाए। छठा, हर पैसे के लेन देन की रिकॉर्ड कीपिंग जोर देना होगा और कैश के लेन देन के नियमों को थोड़ा सा शिथिल बनाया जाए। कैश का लेन देन कितना भी बड़ा हो उस पर रोक टोक या पेनल्टी लगाने के बजाय रिकॉर्ड रखने पर जोर देना चाहिए, जिससे राजस्व की चोरी बंद हो। कैश ट्रांसफर बैंक के माध्यम से आसानी से कम शुल्क पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि लोग हवाला जैसे विकल्पों को तलाश ना करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हवाला ट्रांजैक्शन कारोबार पर नियंत्रण रख सकता है। दोस्तों, यह वीडियो कुछ न्यूज, बीबीसी हिंदी न्यूज, इसके अलावा बहुत से अखबार के स्रोतों से लिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि इससे थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हवाला कारोबार के बारे में हुआ होगा। हवाला कारोबार कहाँ है, कैसे शुरू हुआ, क्यों लोग इसको गुप्त तरीके से करते हैं, कितना बड़ा व्यापार है और किन तरीकों से इस पर लगाम लगाया जा सकता है। आशा करता हूं आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।